राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज ये हिंदी साहित्य के इतिहास का 6वां भाग है, जिसमें हम आदिकाल में पहुँच चुके हैं। और इसके पहले के 5 वीडियो को आप सभी जरूर देखिए। आदिकाल में आज हम देखेंगे आदिकाल का समय सीमा, नामकरण, पृष्ठभूमि, काव्य धाराएं। तो देखते हैं किस किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिया है आदिकाल का, जिस और समय सीमा का क्या निर्धारण किए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रियर्सन महोदय को। इन्होंने आदिकाल का समय सीमा माना है 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, और इसका नामकरण किया है चारण काल के नाम से। तो ग्रियर्सन महोदय ने आदिकाल का नाम चारण काल नाम दिया है और समय माना है 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। फिर है मिश्र बंधु, इन्होंने समय माना है 643 से 1387 ईस्वी तक और नामकरण किया है आरंभिक काल। तो आदिकाल का नाम मिश्र बंधु ने आरंभिक काल नाम रखा है और समय सीमा 643 से 1387 ईस्वी माना है। तीसरे नंबर पे हम राहुल सांकृत्यायन को देखेंगे। इन्होंने समय सीमा का निर्धारण 760 से 1300 ईस्वी माना है और आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल कहा है। तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल के नाम को सिद्ध सामंत काल कहा है। फिर है शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने आदिकाल का समय सीमा 993 से 1318 ईस्वी माना है और इसका नाम वीर गाथा काल रखे हैं। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। फिर है रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने 1000 से 1343 ईस्वी काल माना है और आदिकाल का नाम जय काव्य काल रखा है। तो रमाशंकर शुक्ल ने जय काव्य काल आदिकाल को कहा है। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी समय सीमा को माना है। आदिकाल के समय सीमा को 1000 से 1400 ईस्वी किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम आदिकाल ही रखा है। अब आते हैं फ्रेंड डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने 17वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक का समय माना है। 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य का समय डॉक्टर नागेंद्र ने माना है आदिकाल का, और इन्होंने कोई नामकरण नहीं किया है। फिर है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 से 1350 ईस्वी समय सीमा माना है आदिकाल का, और इन्होंने प्रारंभिक काल तथा शून्य काल नाम दिया। आदिकाल को प्रारंभिक काल तथा शून्य काल किसने कहा? तो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। अब आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने आदिकाल का समय सीमा माना है 750 से 1000 ईस्वी और आदिकाल का नाम रखा है संधि काल या चारण काल। तो हम चारण काल की बात करें तो ग्रियर्सन ने भी सिर्फ चारण काल ही नाम दिया है। अगर राम कुमार वर्मा जी आते हैं तो ये संधि काल और चारण काल दोनों नामों से आदिकाल को संबोधित किए हैं। आगे देखते हैं बच्चन और धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी। बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी, इन तीनों ने आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल रखा है। तो अपभ्रंश काल नाम रखने वाले ये तीनों लोग हैं, बच्चन, वर्मा, गुलेरी। अब हैं पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ। पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ, इन्होंने आदिकाल का नाम अंधकार काल रखा है। अंधकार काल नाम किसने रखा है? तो पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ। अब है राम खिलावन पांडे, हरिश्चंद्र वर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, हरिश्चंद्र वर्मा को हम जरूर देखेंगे।
रामखिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम रखा है? तो संक्रमण काल। ये क्या कहते हैं? संक्रमण काल। मोहन अवस्थी और सुमन राजे, इन्होंने आदिकाल का नामकरण आधार काल से किया है। तो इन्होंने आदिकाल का नाम आधार काल रखा है। श्याम सुंदर दास, ये आदिकाल को वीर काल या अपभ्रंश काल कहते हैं। श्याम सुंदर दास आदिकाल को वीर काल या अपभ्रंश काल कहते हैं। अब आते हैं शैलेश जैदी। शैलेश जैदी आदिकाल को आविर्भाव काल भी कहते हैं। आविर्भाव काल आदिकाल को किसने कहा? तो शैलेश जैदी। अगले हैं राम प्रसाद मिश्र, जिन्होंने आदिकाल को संक्रांति काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र आदिकाल को संक्रांति काल कहे हैं। वासुदेव सिंह, इन्होंने उद्भव काल कहा है। वासुदेव सिंह आदिकाल को उद्भव काल कहे हैं। अब हैं शंभुनाथ सिंह, इन्होंने आदिकाल को प्राचीन काल कहा है। आदिकाल को प्राचीन काल किसने कहा है? तो शंभुनाथ सिंह ने कहा है। अगले हैं डॉक्टर हरीश, इन्होंने आदिकाल को उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। डॉक्टर हरीश ने आदिकाल को उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। अब ये हो गए फ्रेंड आदिकाल का समय सीमा, नामकरण और किन किन विद्वानों ने क्या क्या कह के संबोधित किया है आदिकाल को। आगे देखते हैं आदिकाल के बारे में कुछ विशेष तथ्य। पहला तथ्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। तो ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। दूसरे तथ्य पे आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्यवघातों का युग कहा है। तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्यवघातों का युग किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड, आदिकाल को शुक्ल जी अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है आदिकाल को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य है प्राकृताभास हिंदी का काल आदिकाल को किसने कहा है? प्राकृताभास हिंदी का काल आदिकाल को किसने कहा है? तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं। पुरानी हिंदी का काल किसने कहा है? आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। छठवां सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है फ्रेंड, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभाव की मन स्थिति का प्रतिफलन है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफलन है और इसे डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आगे का महत्वपूर्ण कोटेशन है फ्रेंड, आदिकाल का समय महाराज भोज से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। तो आदिकाल का समय महाराज भोज से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक का माना जाता है और इसे मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब देखते हैं फ्रेंड आदिकालीन साहित्य की काव्य धाराएं। तो आदिकालीन साहित्य की कुल कितनी धाराएं थी? तो 7 धाराएं थी, जो इस प्रकार हैं, देखते हैं। सबसे पहली धारा है सिद्ध साहित्य। आदिकाल की सबसे पहली धारा है सिद्ध साहित्य। दूसरी है नाथ साहित्य, तीसरी है रास साहित्य, चौथी है रासो साहित्य, पांचवी है लौकिक साहित्य, छठवीं है गद्य साहित्य, सातवीं है अपभ्रंश साहित्य। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड, इसको देखते हैं। सिद्ध साहित्य आदिकाल में बौद्ध धर्म के ब्रजायनी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए
जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्ध साहित्य को हम फिर से एक बार समझेंगे। आदिकाल में बौद्ध धर्म के ब्रजायनिक कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। सिद्धों का समय देखते हैं। सिद्धों का समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक सिद्धों का समय माना जाता है। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, यहीं से मिली थी। तो सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी वर्ण रत्नाकर में मिली थी। सिद्धों के प्रमुख केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, असम, नेपाल, उड़ीसा, उड़िया, बाद में सिद्ध भोट देश की तरफ चले गए। तो इनके प्रमुख केंद्र भी पूछे जाते हैं। तो सिद्धों के प्रमुख केंद्र हैं नालंदा, विक्रमशिला, असम, नेपाल, उड़िया, और इन सभी के बाद वे बाद में भोट देश की तरफ चले गए। सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हरिप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से 1907 ईस्वी में जानकारी प्राप्त की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको विशेष ध्यान देंगे इस पर। हरिप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से 1907 ईस्वी में सबसे पहले सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे देखते हैं। हरिप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन बौद्ध गानो दोहा नाम से प्रकाशित करवाया। तो ये भी पूछा जाता है कि सिद्धों की वाणियों का संकलन सबसे पहले किसने करवाया था? तो हरिप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानो दोहा नाम से प्रकाशित करवाया था। आगे है, सिद्धों की संख्या 84 है। इसमें पुरुषों को योगी, स्त्री को योगिनी कहा गया है। तो सिद्धों की संख्या 84 है, जिसमें पुरुषों को योगी और स्त्रियों को योगिनी कहा गया है। योगिनियों की संख्या कुल 4 हैं। मणिभद्रा, मेखलपा, कनकलपा, लक्ष्मी करा। तो ये 4 जो हैं योगिनियाँ हैं। सिद्धों में जो 4 योगिनियाँ हैं उनके नाम हैं मणिभद्रा, मेखलपा, कनकलपा, लक्ष्मी करा। सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ, सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ को देखते हैं। साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजूश्री, मूल कल्प, ये तीनों श्रेणी पर्वत पर लिखे गए हैं। तो देखिए, ये तीनों सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ माने जाते हैं। साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजूश्री, मूल कल्प, और ये तीनों ही श्रेणी पर्वत पर लिखे गए हैं। श्रेणी भी बोल सकते हैं आप, श्री भी बोल सकते हैं। तो श्री पर्वत पर भी लिखे गए हैं। आगे है, हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी कहा है। सिद्धों के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सिद्धों ने अनुभूति विज्ञान की प्रधानता दी, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, तांत्रिक साधना पर बल दिया। तो सिद्धों ने अनुभूति विज्ञान की प्रधानता दी, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, तांत्रिक साधना पर बल दिया। नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। तो कभी कभी प्रश्न में ऐसे पूछ लिया जाता है फ्रेंड कि नारी सहवास को ब्रह्म सहोदर कौन मानते थे? तो सिद्ध मानते थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, लौकिक देवी देवताओं को महत्व देते थे। तो ये जो तथ्य है इसको भी हम विशेष रूप से देखेंगे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे और लौकिक देवी देवताओं को महत्व देते थे। पंचमाकार, जिसमें है मृतिश, मुद्रा, मास, मैथुन, मध्य, शिव शक्ति की युगल रूप में उपासना, वैदिक धर्म का खंडन भी करते थे। सिद्धों के जो कमल और कुलिस हैं वे
सिद्धों के जो कमल और कुलिश हैं वे योनि और लिंग के प्रतीक हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, सिद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। पहले है नीतियाँ आधार संबंधी साहित्य। तो सबसे पहला जो भाग है नीतियाँ आधार संबंधी साहित्य, दूसरा उपदेश पटक साहित्य, तीसरा साधना संबंधी एवं रहस्यवादी साहित्य। तो सिद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, नीतियाँ आधार संबंधी साहित्य, उपदेश पटक साहित्य, साधना संबंधी एवं रहस्यवादी साहित्य। अगला है उलटवासियों का प्रयोग, शांत श्रृंगार रस की प्रधानता, निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे सिद्ध साहित्य के बारे में। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वच्छचारिता पराजय जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वच्छचारिता पराजय यातना से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी में संजीवनी बूटी का कार्य किया है। तो देखिए संजीवनी बूटी का कार्य किया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं सिद्धों के बारे में कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वच्छचारिता पराजय यातना से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया है। तो अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद।